Good afternoon, sir. सर नमस्ते। क्या हाल है? हाँ जी, ये बताओ कि कहाँ तक हो गया था? ठीक है, यस सर, 1-1 फंक्शन हो गया था 1 2। रेंज वगैरह निकालना आ गया था क्या? 1-1 मैनी 1 यस ये सर। सब आ गया था? अच्छा, तो चलो जो जैसा कि सर ने मेरे को बताया है कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना है रेंज पे बेस्ड, ठीक है आप, और उसके बाद ऑन टू फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ बेसिक। ओके, तो देखो, आई होप आप लोगों का सिलेबस में ग्राफ वगैरह हो चुका है क्या? सारा ग्राफ सर ने कवर करवा दिया जो मैंने आपको बोला था कि सर से आपको डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राफ वगैरह कवर हो चुका है क्या? यस सर। ये मुझे बता दो। Yes, sir. हाँ, तो ग्राफ में मतलब सारे ग्राफ्स आपको याद है, बाई डिफॉल्ट याद होने चाहिए। मतलब अगर तुमसे बोलूं कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, यस तो सर। हाँ, कैसा ग्राफ बनता है वो सब याद है क्या? उसका डोमेन रेंज सब याद होना चाहिए। यस Half सर। तो वाई इज इक्वल parabola's. टू, हाँ ऐसा ग्राफ बनता है। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ऐसा ग्राफ बनता है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये सब आपको याद, यहाँ पे आपको अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो मेरे को बता देना, मैं आज की क्लास में रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो हैप्पी ये सारा पैराबोला। हमें, हाँ पैराबोला होगा। तो ग्राफ मतलब जैसे मान लो मैं तुमसे अगर बोलता हूँ कि सर मेरे को ग्राफ, जैसे तुमने मेरे को बोला कि ये तो ग्राफ तुम्हारा हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, अच्छा इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर, यस सर। रेंज हो Yes, sir. जाएगा ऑल ऑल रियल। यस। ओके, अच्छा, और जैसे अगर मैं तुमसे अगर बात करूं कि y इज इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ कैसे होगा, तो रूट एक्स ग्राफ कैसे होता है याद है? तो वो ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। नहीं पढ़ा तो मुझे बता दो, आई विल रिपीट, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं आएगा तो रेंज वगैरह में दिक्कत होगी तुमको। ठीक है, सर रूट एक्स का नहीं पढ़ा। ठीक है सुनो, कोई बात नहीं, चलो अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले रेंज वगैरह के लिए तो मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले ग्राफ ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ में तुम लोग देख लो भाई, जैसे मान लो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। जैसे सपोज करो कि मेरे को ग्राफ बनाना है। चलो सबसे पहले तो देखो एक एक करके ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी मैंने ही आपको पढ़ाया था, वो भी टॉपिक में कवर करवा चुका हूँ। और तीसरा मैंने एक्सपोनेंशियल पढ़ाया था, लॉगरिथमिक ग्राफ पढ़ाया था, वो सब मेरा हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट ये चार ग्राफ तो आपको याद होगा ही होगा, क्योंकि वो तो मैं पढ़ा के आया था आपको। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये चारों ग्राफ आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, आप सारे बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाला पॉइंट है कि मैं जैसे एक एक करके जैसे अभी ग्राफ ग्राफ डिस्कस करूंगा। तो ग्राफ कैसे डिस्कस करूंगा, जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से ही कर देता हूँ फटाफट से, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, सो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। हॉरिजॉन्टल। हाँ, अगर के पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की साइड पे आएगा, मतलब ऐसे बन गया। अगर के नेगेटिव हो तो नीचे की साइड पे चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन तुम लोग को मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो उसी वाले आइडिया से देख सकते हो। डोमेन बराबर हो जाएगा ऑल रियल। और रेंज याद करना है तो रेंज में एक ही पॉइंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये है। ये अगर डिस्क्रीट सेट है तो डिस्क्रीट सेट कॉन्टिन्यूस सेट तुम लोग को बताया था मैंने, जहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस किया था वहां पर तुम लोग को बताया था ये सब चीज।
ठीक है, तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा इसी में दूसरा ग्राफ है, लेट्स से दूसरा है हमारा लीनियर फंक्शन। सेकंड फंक्शन है मेरा लीनियर। पहले मैं ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार ग्राफ मेरा डिस्कस हो गया तो जाकर के हम डोमेन रेंज निकालने के काबिल बन पाएंगे। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ग्राफ ऐसे होगा, या तो मेरा ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा वाई एक्स। ठीक है, ये दूसरा हो गया ग्राफ, और या फिर ऐसे बनेगा, तीसरा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, और ये चौथा ग्राफ ऐसे बनेगा या तो, ठीक है, वाई हो गया एक्स हो गया ऐसे बनेगा। ठीक है, अब रही बात की अच्छा लीनियर फंक्शन बोले किसको, तो बोलेंगे हम इसको ऐसे y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ए मेरा जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि लीनियर फंक्शन होगा, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो y बराबर बी हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो हमने पहले ही पढ़ लिया होगा, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब रही बात की जैसे तुम लीनियर फंक्शन को याद कैसे रखोगे, तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। उसमें x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन, तो याद आ रहा होगा, दिस इज स्लोप, और ये होता है y इंटरसेप्ट। c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अच्छा स्लोप का डेफिनेशन तुमको याद होगा, मैंने तुमको बताया था एक उसी क्लास में, मतलब हाँ, स्लोप होता है हमारा ऐसे बनता है, जैसे अगर हमारा कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा लाइन है एल, ये पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा उसका टेन थीटा निकाल लो, इज कॉल्ड स्लोप। तो अगर थीटा एक्टिव होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो ये वाला ग्राफ कब बनेगा, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव एक्स के साथ ये जो हमारा लाइन है वो एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्स के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इन दोनों केस में तो तुम्हारा ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है। आ रहे समझ लो, तो यहाँ पर क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, सही है, यहाँ भी ए पॉजिटिव होगा, तो स्लोप पॉजिटिव है दोनों का। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है, तो इन दोनों केस में ए मेरा नेगेटिव होगा और इन दोनों केस में ए नेगेटिव, नीचे वाले दोनों केस ए नेगेटिव होगा। फिर तुम बोलोगे सर ऊपर वाले दोनों केस में क्या अंतर है, दोनों में तो ए पॉजिटिव हो गया, तो दोनों में अंतर है वाई इंटरसेप्ट का। तो वाई इंटरसेप्ट होता क्या है कि जो भी लाइन वाई को जहां पे कट करेगा, तो वाई को कहां पे कट कर रहा है भाई, वाई को कट कर रहा है ये यहाँ पे इस जगह, जो कि ओरिजिन से नीचे आ रहा है, ये रहा ओरिजिन। अगर ओरिजिन से नीचे आ गया तो मतलब वाई निगेटिव वैल्यू देगा यहाँ पे इंटरसेप्ट कट करेगा, तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो बी है, बी इज द, इसको इसको इससे कंपेयर करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, तो x का कॉफिशिएंट स्लोप होगा और जो बच गया वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पर b जो होगा वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरा b नेगेटिव होगा, तो पहले वाले केस में b नेगेटिव हो जाएगा। दूसरे वाले केस में y को कहाँ पे कट कर रहा है, ऊपर की तरफ, ऑरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होता है, फिर b कैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सारा केस है, मतलब कब कैसा ग्राफ बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। ग्राफ तो इन्हीं चार केस में से बनेगा, y बराबर ए एक्स प्लस बी, उसमें से a मेरा जीरो के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या बनेगा, और b भी कुछ ना कुछ है, b भी जीरो नहीं है, क्योंकि y बराबर अगर मान लो b अगर जीरो हो जाए 2x हो जाए तो फिर तो y बराबर एम एक्स बन जाएगा, और y बराबर एम एक्स होता है वो ओरिजिन से पास का, तो वो तो सेपरेट केस है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि a भी मेरा जीरो नहीं है और b भी मेरा जीरो नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर तो ये भी लिख लो, चलो
बी भी मेरा 0 नहीं है। अगर ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, तो उस केस में ये 4 ग्राफ बनेंगे, 4 टाइप ग्राफ बनेंगे। पहला केस, जब ये ऐसा ग्राफ कब बनेगा, ये वाला ग्राफ कब बनेगा, ये वाला, जब तुम्हारा ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो। ये वाला ग्राफ कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव हो बी भी पॉजिटिव। ये ग्राफ कब बनेगा, ए नेगेटिव हो और यहाँ पर तुम देख रहे हो यहाँ पर वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, ऑरिजिन से ऊपर। इसका मतलब कि बी भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, निगेटिव साइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आगे निगेटिव हो जाएगा। तो अपने हिसाब से देख लो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ए पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर ए नेगेटिव बी नेगेटिव, तो ऐसा। ऐसे करके चारों केसेस हमारा कवर होंगे लीनियर फंक्शन के केस। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज हो जाएगा मेरा वो भी ऑल रियल नंबर। सही है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, बोलो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चारों केस क्लियर हुआ क्या? हमें बता दो भाई जल्दी जल्दी। हाँ जी, ठीक है, सबको समझ में आया क्या? किसी बच्चे को कुछ यहाँ पर पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, ये चारों केस हो गया लीनियर फंक्शन के केस, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। तो आगे आगे बढ़ना है मेरे को। तो अगला मेरा केस क्या है, देखो। हाँ भाई, कुछ पूछना है क्या? मैं लास्ट टाइम पूछना है कुछ, या ठीक है सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, बता दो भाई जल्दी जल्दी। किसी कुछ पूछना है क्या? बोलो भाई। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर आप लोगों को? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियर फंक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। अगला मेरा है, हाँ जी बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई। अभी आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो जी, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा अगला जो फंक्शन है वो है, देखो भाई, दो फंक्शन कवर हो गया। ठीक है, दो फंक्शन मैंने कवर करवा दिया है। अब मेरा अगला फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, तो उसको देखो जरा ध्यान से कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ऑफ कोर्स मेरा a 0 के बराबर नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये आवाज आ रही है क्लियर मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, अगर नहीं आ रही हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। तो ठीक है, चलो कोई नहीं। अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ कैसे बनाओगे वो जरा ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ जो होगा वो हमारा ऐसा दिखाई देगा। देखो ये इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसे होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे। देखो मैंने क्या किया कि y बराबर, मेरा a 0 के बराबर नहीं है तो मैंने a कॉमन निकाल दिया। तो जब मेरा a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए और प्लस सी बाई ए। अगर मेरा a 0 के बराबर नहीं होता, सॉरी a 0 के बराबर होता, तो मैं यहाँ से कॉमन नहीं निकाल पाता, क्योंकि फिर कॉमन लेने पर तो फिर b बाई ए अनडिफाइंड हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। अभी ऐसा लिखना अलाउड है। अभी मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जैसे भी तुमको बना रहा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2ab, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, फॉलो करते रहो। ए स्क्वायर हो गया 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी मतलब बी का काम ये पूरा काम, इसका स्क्वायर कर दिया b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन अपने मन से हमने ऐड किया है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन में b बाई 2a का होल स्क्वायर नहीं था, तो अपने मन से ऐड किया, तो अपने मन से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैथमेटिक्स में जब भी मैनिपुलेशन कभी भी करोगे तो ये बात ध्यान रखना है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए।
और लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में c बाई ए बच गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से y बराबर हो गया a इंटू, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है मेरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन बी बाई 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर, ये बन गया तुम्हारा बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस सी बाई 2। सही, ठीक है, Yes, ध्यान से बस फॉलो करते रहना। ठीक है, सारी चीजें यूज होती है। तो y बराबर a इंटू, मैंने क्या किया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ से मतलब इस इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला। तो माइनस जब कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव में कन्वर्ट, माइनस सी अपॉन ए, उल्टा होता है कॉमन लेने से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा सारे बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहाँ से y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से एलसीएम लिया तो ये हो गया 4a स्क्वायर, ऊपर बच गया b स्क्वायर, माइनस a से डिवाइड किया 4a बच गया। जैसे भी तुमको एलसीएम एलसीएम लेने आता है, सॉल्व करने आता है, फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ, इस क्वांटिटी को, मतलब ये जो क्वांटिटी तुमको दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डी से रिप्लेस कर। हाँ, इसको डी से रिप्लेस कर दो, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। सही, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, a से मल्टीप्लाई करो वापस से यहाँ पे, तो a अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन कर। तो जब a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो एक a और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a। यस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? यस सर। यस, अब तुम क्या करो कि इस d बाई 4a को इधर ट्रांसफर कर दो, बस मेरे को फॉलो करते रहो। ठीक है, सारा सब कुछ ग्राफ बनाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ से y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस d बाई 2a का होल स्क्वायर। सही है यहाँ पर? बस, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वांटिटी है, इसको मैंने कैपिटल Y बोल दिया, कैपिटल Y। ठीक है, इसको मैंने बोला कैपिटल Y। ठीक है, और इस क्वांटिटी को बोला कैपिटल X, इस पूरे क्वांटिटी, ताकि तुमको देखने में आसानी हो। इस क्वांटिटी को बोला कैपिटल X, तो मेरा इक्वेशन बन गया y बराबर a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है? अगर y और x में मतलब कोई भी एक दो वेरिएबल का इक्वेशन मुझे दिया हो, उसमें एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक बन जाए, दूसरा वेरिएबल लीनियर, तो पक्का वो पैराबोला हो। तो यहाँ से मुझे, जैसे तुमने पढ़ा हुआ ना वहाँ पे 11th क्लास याद करो, अब पैराबोला चैप्टर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसे कहीं पे लिखा है, यस किसका सर। इक्वेशन होता है? हाँ, तो यहाँ भी वही चीज तो हो रहा है, यहाँ पर भी बस इसको टर्म को इंटरचेंज कर दिया। मान लो कि मैंने इस 4a हमारा कांस्टेंट होता है, 4a हमारा कांस्टेंट होता है, तो मैंने क्या किया, इस कांस्टेंट को मैं y में लेकर के आ गया, तो y बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4a इंटू एक्स स्क्वायर, और इस कांस्टेंट को ही मैंने, क्योंकि 1/4, अगर 4a कांस्टेंट है तो 1/4a भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिख दिया y बराबर k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y बराबर k एक्स स्क्वायर किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला का, ये हम जानते हैं। हाँ, तो इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आया कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। पहला यहाँ से कंक्लूजन निकला है, पैराबोला। ठीक है, पहला।
पहला कंक्लूजन क्या निकला कि पैराबोला ग्राफ बोला यस। अब उसमें पैराबोला भी कैसा बनेगा तो वो भी ध्यान रखना है। देखो नॉर्मल जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मान लो ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला। तो पैराबोला ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, ऊपर हैप्पी पैराबोला। हाँ एक मिनट देखो, ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, और या फिर ग्राफ ऐसे बनेगा। अभी मैं 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, या तो ग्राफ ऐसे बन रहा होगा या ऐसे बनेगा। स्टैंडर्ड पैराबोला है इसीलिए ऐसा है, यस ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला होगा, सब स्टैंडर्ड में ही कवर होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला वैसे y स्क्वायर बराबर 4x को बोलते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने y बराबर kx स्क्वायर ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो बातें समझने वाला पॉइंट है, मैं सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पैराबोला है इसकी ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ है। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर किसी पैराबोला का ओपनिंग ऊपर की तरफ है तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। ये वर्ड मैंने यूज किया था क्या, कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड्स, वर्ड। यस। अगर किसी पैराबोला का ओपनिंग नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, वर्ड यूज, यस, कॉनकेव डाउनवर्ड। हाँ डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये ग्राफ कब बनता है, कॉनकेव अपवर्ड कब बनेगा, जब तुम्हारा के पॉजिटिव हो जाए। के अगर पॉजिटिव, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि y बराबर 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा ऊपर की तरफ। अगर मैं वहीं पर बोलता हूँ कि y बराबर -3x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। नीचे की अगर के पॉजिटिव है, अगर के पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा ग्राफ, डाउनवर्ड, अगर के नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ, डाउनवर्ड। यस। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लो मैं पॉजिटिव एक्स में बढ़ता हूँ तो पहले ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बार बार मेरा y का वैल्यू लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। याद आ रहा है तुम लोगों को, ये तो मैंने पढ़ाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे थे। और जब मैं इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, इस पॉइंट के जैसे ही आगे निकला तो मेरा y लगातार बढ़ने लग गया, इंक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, यस। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर पहले वैल्यू लगातार बढ़ रहे हैं, यस सर, बढ़ रहा है, पहले हाँ पहले इंक्रीजिंग हो गया, दिस इज इंक्रीजिंग। और जैसे ही मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ा तो मेरा y लगातार घटने लग गया। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, दोनों ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो। यस सर, तो यहाँ पर बेसिकली ग्राफ मेरा टर्न ले रहा है, मतलब पहले डिक्रीजिंग था, लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में डिक्रीजिंग था, फिर एकदम से बढ़ गया। राइट साइड वाले ग्राफ में क्या हुआ कि पहले इंक्रीजिंग था, बाद में एकदम से घट गया, डिक्रीजिंग। तो जब भी मतलब पैराबोला टर्न ले रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, घूम गया एकदम से, तो पैराबोला अगर घूमता है, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, जैसे इस पॉइंट के अबाउट घूम, ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स। समझ में आ रहा है तुम लोग, अच्छे से फॉलो करना सारे, क्योंकि सारे के सारे चीजों को मैं मिक्स करूंगा अभी अभी क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ है। तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या बोलोगे कि द पॉइंट थ्रू विच, द पॉइंट विच पैराबोला टेक्स अ टर्न, जिस पॉइंट के अबाउट पैराबोला टर्न लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो ये भी वर्टेक्स है और ये, इसके लिए ये वाला वर्टेक्स है, ये दिस इज वर्टेक्स। तो दोनों का वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है स्मॉल y बराबर k टाइम्स ऑफ स्मॉल x स्क्वायर, तो उसका जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन, यानी कि 0,0। ओरिजिन बनता कैसे है, ओरिजिन बनता है कि y को 0 कर दो और x को 0 करने से बनता है।
ठीक है, ये सारा चीज याद रहेगा। ठीक है, और Yes. अब आ जाओ वापिस यहाँ पे, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। हाँ, तो तुमने देखा कि मेरा, जब मैं इस पैराबोला की बात करता हूँ, जब मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन था y बराबर एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखते रहो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब हमने पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में मेरा ये आ गया था y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस Yes, b sir. बाई 2a का होल स्क्वायर। ये हमने बोला। ठीक है, अब तुम इसको अगर स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करना चाहोगे तो मैंने तुमको क्या बताया कि इसको कैपिटल वाई मान लो, तो कैपिटल वाई मान लिया, और ये हो गया ए हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्स हो गया। सही, ठीक है। तो अब होगा क्या कि तुमको क्या सिखाया था अभी पीछे सब कुछ यहाँ पे देखो। अगर मेरा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मेरे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनता है, कॉन्केव अपवर्ड। अगर मेरे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, कॉन्केव डाउनवर्ड। अब यहाँ पे आ जाओ पैराबोला, क्वाड्रेटिक वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाओ, सॉरी एक्सप्रेशन में। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, दैट इज कैपिटल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्केव अपवर्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है, ध्यान से समझो इस बात को, अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा, इस एक्स एक्सिस, या तो ऐसे बनेगा। आप थोड़ा इस चीज को समझेंगे एक एक करके, ठीक है। या तो ऐसे बनेगा कॉन्केव अपवर्ड, या ऐसे बनेगा, ठीक है, और या फिर ऐसे बनेगा। तीनों ही केस में हमारा ए पॉजिटिव होगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट किसी क्वाड्रेटिक का ए अगर पॉजिटिव है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर मेरा ए पॉजिटिव है, अगर मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ये ऐसे बनेगा। ये तीन केसेस बन जाएंगे, 1 2 3, सही है, ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर ए नेगेटिव होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस से बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या ऐसे बनेगा। ए नेगेटिव होने कॉन्केव डाउनवर्ड ही बनना चाहिए, तो यस डाउनवर्ड ऐसे बनेगा। और तीसरा सिनेरियो होगा ये वाला, ठीक है। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ, अब मुझे बताओ मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल, ये बताओ बिल्कुल से, आवाज क्लियर है? अगर नहीं तो बता देना, बोलो भाई, टेस्ट चेक। हाँ जी, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही क्या? बताओ जल्दी से, एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बच्चों, बताओ जल्दी से, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, बोलो भाई। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा ये एक्स है, ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा
कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा ग्राफ बनेगा। ए पॉजिटिव अगर है तो ये भी ग्राफ बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो, तो इसको रिलेट कैसे करोगे? तो होता क्या है कि जैसे मान लो कोई कोई भी फंक्शन है, मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर इस फंक्शन ने ग्राफ को, मतलब इस फंक्शन के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया, मान लो एक ग्राफ है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे y बराबर एफ ऑफ एक्स, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसने x को कितनी बार कट किया? 1, 2 और ये 3। तो अल्फा, बीटा और ये गामा। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के कितने रूट्स हो जाएंगे? रूट्स, इस इक्वेशन कितने रूट हो जाएंगे? हाँ जी बोलो भाई, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? जितनी बार भी किसी फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को कट करेगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? बता दो भाई जल्दी जल्दी, सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर अगर किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे किस इक्वेशन के? एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अब तुम ग्राफ देखो, ये जो क्वाड्रेटिक तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है, ये पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि ना तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ, ना तो ये एक्स को टच कर रहा है ना कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 0। और 0 कब होता है नंबर ऑफ रूट्स? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो अगर ए पॉजिटिव हो गया और डी नेगेटिव हो गया तो ग्राफ ऐसा बनेगा। करेक्ट है भाई, ध्यान रखना इस बात का। हाँ जी बोलो भाई, बच्चों बता दो समझ में आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही क्लियर? सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 2 बार कट किया है, 2 बार, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएगा, अल्फा और बीटा आगे। तो इस बार 2 डिस्टिंक्ट रूट कब होता है? जब डी पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर डी पॉजिटिव होगा तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, अगर ए पॉजिटिव हो और डी भी पॉजिटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर सेम लॉजिक से अगर डी पॉजिटिव, यहाँ पे रूट रिपीट कर गया। रूट रिपीट क्यों कर गया? जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो, जैसे सपोज करो कि एक ग्राफ है, मतलब ऐसे ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। अब मैंने क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने एक्स एक्सिस को नीचे खिसकाया, ठीक है, यहाँ पे लेके आया। तो ये वाला अल्फा उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, बीटा यहाँ पहुंच जाएगा। पहले दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, अभी दोनों का डिस्टेंस कम हो गया थोड़ा सा। एक्स एक्सिस को नीचे खिसकाया और डिस्टेंस कम हो गया। फिर एक ऐसा केस हुआ जिसमें दोनों एक ही जगह पे आ गया। अब इस बार क्या हो गया, अल्फा भी यहीं पे आ गया, बीटा भी यहीं पे आ गया, एक ही जगह पे आ गया। तो रूट मतलब रिपीट कर गया, रिपीटेड रूट। तो अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि रूट रिपीट करेगा। इसका मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये कौन सा केस होगा? जब रूट रिपीट कर रहा है। रूट रिपीट कब करता है? जब डी बराबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो जी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए नेगेटिव है तो सेम लॉजिक से यहाँ भी एक्स को कट नहीं किया इसने, तो यहाँ पर अगेन डी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर अगेन ये 2 बार कट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स डी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दोनों रूट रिपीट कर या टच कर रहे हैं तो डी बराबर 0। सही है। अच्छा, अब जो वर्टेक्स सिखाया था तुमको स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, जो वर्टेक्स होता है उसमें ये तुमने इस स्मॉल y को 0 पुट किया था, कैपिटल y सॉरी स्मॉल x को 0 किया था और स्मॉल y को 0 पुट किया था। तो अब मेरा स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, अब इसकी बात करते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स अगर निकालना हो, क्वाड्रेटिक का, ठीक है, तो वर्टेक्स की बात करते हैं। तो वर्टेक्स फॉर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो तुमने क्या देखा कि हमारा इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ था,
y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बना था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बार इसको जीरो कर दिया और एक बार इसको जीरो कर दिया, क्योंकि मैं इसको कैपिटल Y बोल रहा हूँ और इसको कैपिटल X बोल रहा हूँ। तो जब स्मॉल y बराबर kx स्क्वायर था तो वर्टेक्स के लिए हमने ओरिजिन हमारा आंसर आ रहा था, तो ओरिजिन के लिए इसको जीरो किया था और इसको जीरो किया था, याद करो। तो वैसे यहाँ भी सेम लॉजिक से एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा जब इसको जीरो करोगे तो x प्लस बी बाई 2a बराबर जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई 2a। और जब y प्लस डी बाई 4a को जीरो करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a। इसका मतलब कि वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, चल इतनी सारी कहानी करने के बाद अब हमें फाइनली ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या? अब इतना सब कुछ करने के बाद जाकर के मैं ग्राफ ड्रॉ करने में मुझे कोई बुराई नहीं है। अब मैं आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ अगर मुझे इतनी सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेके तुमको बताता हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँ। तो एक एग्जांपल देखो, अब तुमको ये सब चीज अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। डोमेन रेंज निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 2x स्क्वायर ले लिया और 3x ले लिया और -5 ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके चलो, तो सबसे पहले फटाफट से क्या करो, ए का वैल्यू लिखा, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, सी का वैल्यू -5 हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया, फिर वर्टेक्स कैलकुलेट किया। अच्छा उससे पहले, वर्टेक्स से पहले ये कर लो, हाँ साथ में ये भी कैलकुलेट कर लो, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4। मैं ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊं, तो बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -5, तो ये हो गया 9 और 4 गुना 2 8 -40 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +40, तो आंसर आ गया 49। तो डी भी पॉजिटिव है और यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है क्योंकि ए का वैल्यू 2 के बराबर है। तो मुझे पहले से पता है ये चीज, मुझे पहले प्रायर इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अगर तुम ध्यान से तुमने फॉलो किया तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में मेरा डी भी पॉजिटिव हो रहा है, तो मुझे पहले से पता है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब कैसा बनेगा वो तो बाद में देखेंगे, समझ में आ रहा है क्या? मुझे पहले से ये मतलब मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, ग्राफ आपका 100% ऐसा बनेगा। चलो अब ग्राफ बनेगा कैसा, तो हम फाइनली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब फटाफट से क्या करो, इसका वर्टेक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। वर्टेक्स कैलकुलेट किया तो वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a। ठीक है, चलो तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाला, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b मतलब -3/2a यानी कि 2 × 4 और -d यानी कि -49 बाई 4 2 × 8। यस, ये हो, समझ में आ रहा है क्या? ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करता हूँ मैं। देखो पॉइंट को लोकेट करने का मतलब क्या है, वर्टेक्स जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब मैंने ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो भाई अब सब कुछ मेरे पास है, टूल्स अवेलेबल। तो ग्राफ ये रहा y और ये रहा x। ठीक है, तो पॉइंट को लोकेट किया, क्या क्या कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट था मेरा -3/4 है और -49/8 है। तो -3/4 यहाँ पे आ गया, मान लो नेट से यहाँ पे आ जाओ, और ये हो गया -3/4। थोड़ा सा और पीछे बढ़ते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो सीख लो, बहुत हेल्प मिलेगा। मान लो यहाँ पे बनाया, ये वैल्यू हो गया लेट से -3/4 हो गया। ठीक है, और -49/8 हो गया। हाँ यहाँ पे मान लेते हैं -49/8। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे
ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स का, मतलब ग्राफ यहाँ से टर्न लेगा, और ग्राफ टर्न लेना है साथ में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए मेरा पॉजिटिव है, देख सकते हो यहाँ से, सॉरी हाँ ये रहा, ए मेरा पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो पक्का पक्का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा ये वाला ग्राफ बनेगा, इस टाइप का बनेगा, यानी कि दो रूट्स आएंगे। अच्छा चलो रूट भी निकाल लेते हैं पहले फटाफट से। तो रूट या तो तुम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अगर डायरेक्टली फैक्टराइज अगर हो जाता तो फैक्टराइज करके निकाल लो, अगर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये तो पता ही होगा, माइनस 4ac/2, इस फॉर्मूले से रूट्स निकाल लो। अगर मान लो रूट नहीं आ रहा है, डायरेक्टली फैक्टराइज करके नहीं निकाल पा रहे हो, तब ये वाला यूज करोगे। अगर फैक्टराइज हो गया तो वेल एंड गुड, तो बहुत बढ़िया, तब तो आराम से क्या करो फैक्टराइज कर दो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैक्टराइज हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 में से 5 गया 0, यानी कि इसका एक फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा x-1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x+5, फैक्टराइज हो गया अपने आप। तो इसके जो रूट्स आएंगे इसको 0 के बराबर कर दो, रूट्स क्या क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक आएगा -5/2, सही है। तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि साथ में एक और चीज बताया था, जैसे मान लो हमारे पास ये हमारा फंक्शन था y बराबर f(x), कितनी चीज से काम चल जाएगा, ax² प्लस bx+c और a मेरा 0 के बराबर नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो अभी तो मैंने सिर्फ x एक्सिस दिखाया था, बट पैराबोलिक ग्राफ जो है वो y को भी तो कट करेगा। मान लो ग्राफ ऐसे बन गया ऐसे, तो y को कहाँ पे कट करेगा, तो वो कैसे निकालोगे, तो वो निकालना बहुत आसान है। मान लो ग्राफ ऐसे बन रहा है तो y को कहाँ पे कट करेगा, तो तुम ऐसे सोचो कि y पे क्या होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो तुमने क्या किया, इसी जगह पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे 0 किया, तो सिंपली y बराबर c बच गया, यानी कि y एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,c। समझ में आ रहा है, ये सारी बातें याद कर, ये सब क्वाड्रेटिक वाला टॉपिक भी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा कवर हो जा रहा है इसी, अगर तुमको ये पूरा अच्छे से क्लियर है। चलो क्या यहाँ से हमारा फाइनली क्या आया, y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट हो गया हमारा कितना 0,c, इस पॉइंट पे कट करे। चलो तो अब फाइनली यहाँ पे आ गए, अब सब कुछ कवर हो चुका है मेरा। हाँ तो एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, सब कुछ बनाना है मेरे को। ग्राफ मेरा मुझे पहले से पता है, ग्राफ मेरा ऐसा बनने वाला है, ऐसा, दिस इज द ग्राफ। हाँ देखो भाई, हाँ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ये इस तरह ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। बस ग्राफ में बनाता हूँ यहाँ से। तो अब फाइनली ग्राफ ऐसा दिखाई देगा मेरा, ये यहां से ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, ये रहा वर्टेक्स वाला पॉइंट, ठीक है। और साथ में तुम देख सकते हो कि जो मैंने फंक्शन लिया था उसमें मेरा y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो y बराबर -5 आ रहा है, तो -5 है तो वो ओरिजिन के नीचे रखना है यार, ये भी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे किसी ने ग्राफ ऐसे बना दिया, मान लो एक बच्चे ने ऐसे बना दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा y पॉजिटिव हो गया, जबकि जबकि तुमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तुमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा जो y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो मेरा नेगेटिव है। यहाँ पे x को 0 पुट करोगे, यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो 0 0 और ये -5 हो जाएगा, तो नेगेटिव ही रहेगा। तो y को कहाँ पे कट करेगा, नेगेटिव साइड में कट करेगा, यस। तो नेगेटिव साइड में कट करेगा, यहाँ से घूमेगा ग्राफ, ये वर्टेक्स हो गया, घूमते 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 ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, यस, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसे पैराबोलिक बनेगा, तो स्मूथ ग्राफ है, ग्राफ मतलब अच्छा नहीं बना है, बच्चों को कोई बात मैनेज करते, यहाँ से ग्राफ घूमेगा, ये ग्राफ ऐसे स्मूथ ग्राफ बिल्कुल ऐसे चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। तो ये ग्राफ बन गया हमारे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ बन गया। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, एक रूट क्या आ रहा था 1 पे आ रहा था, और एक रूट हमारा आ रहा था -5/2 पे आ रहा था, सही है। हाँ जी बताओ भाई, समझ में आया क्या, हाँ जी बच्चों बता दो भाई, समझ में आ रहा है क्या, एक बार अपना माइक ऑन करके बता दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। इस स्टेप तक जहां तक मैंने सिखाया है कि ग्राफ कैसे बनता है, इस वाले स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, हाँ जी बोलो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को, बेटा अमरजीत बता दो भाई, समझ में आ रहा है क्या,
हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज है क्लियर? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो ये हो गया हमारा, हाँ, तो ये हमारा ग्राफ बन गया ऐसे, इसी तरह, इसी तरह। ठीक है, अब देख, तुम ध्यान से देखो कि रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। रूट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है और एक -5/2 आ रहा है। तो तुम ध्यान से देखो कि 1 और -5/2 का जो मिड पॉइंट होगा वो यही वाला पॉइंट। तो ये भी ध्यान रखना है, तुम करके देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो। जैसे मान लो एक पॉइंट मेरे को दिया हुआ x1, y1, और दूसरा पॉइंट मेरे को दिया हुआ x2, y2। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाते हो? उसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, और दूसरा फॉर्मूला उसी का y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2। ऐसे लिखते हो ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट है 5/2, 0, -5/2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, तो तुम करके देखो, 1 x1 + x2, तो 1 -5/2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 में से -5 गया तो -3 हो गया, -3/2/2 तो -3/4, वही मिड पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला, क्या निकला, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट आ रहा है, जैसे तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, अल्फा और बीटा आ रहे हैं। तो अल्फा और बीटा का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब अल्फा + बीटा/2 जो होगा, वही वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। ये पक्की बात, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो इसी फंक्शन में, मतलब क्या करो, y = ax² + bx + c में, अब ये हमारा x का काम कर रहा है, इसमें x की ये उठा के रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पे रखो, अपने आप ही y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाने का फायदा क्या मिला मेरे को, तो ग्राफ बनाने का फायदा मेरे को ये मिला कि अब मैं फटाफट से डोमेन और रेंज बता सकता हूँ यहाँ से। तो डोमेन क्या हो गया यहाँ से, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ तो पॉलिनोमियल है तो ऑल रियल नंबर होगा। रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हमेशा वाई एक्सेस में देखते हैं, तो वाई में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -49/8 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो रेंज भी यहाँ पे आ गया हमारा -49/8 से इंफिनिटी। और डोमेन हो गया इस फंक्शन का ऑल रियल नंबर। डोमेन तो क्या हमेशा ऑल रियल नंबर होगा ही होगा अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब तुम ऐसे करके अपना ग्राफ बना सकते हो अगर तुमको पूरा थ्योरी समझ में आए तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये पूरा कंप्लीट थ्योरी है कैसे हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो लीनियर हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, और कांस्टेंट फंक्शन भी हो गया। बाकी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, सिग्नम फंक्शन करवा चुका हूँ, और फिर साथ में मैं तुम लोगों को आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी करवा चुका हूँ, जीआईएफ भी करवा चुका हूँ, और साथ में तुमको मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन भी करवा चुका हूँ। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं चलो एक एक और बताया था, ये ग्राफ हो गया, ये देख लेना अपने, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला कॉन्सेप्ट है, मुझे ग्राफ बनाना है y = f(x) = x की पावर n का ग्राफ बनाना। ठीक है, अब n क्या है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर। तो पहले मैंने यहाँ पर कोई 7-8 केस बनेंगे। तो पहला केस मैंने लिया, फर्स्ट केस, कि n का वैल्यू ले लिया मैंने 2n। ठीक है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आ रहा है? n क्या है मेरा, सॉरी m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो किस टाइप का फंक्शन दिखाई देगा तुम लोगों को, वो फंक्शन दिखाई देगा तुम लोगों को इस तरह, मतलब y = x। यहाँ पर जब दो m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो x² बनेगा, x⁴ बनेगा, x⁴ बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो y = x² हो, चाहे x⁴ हो, चाहे x⁴ हो, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो y = x² का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। कुछ सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा, ऐसा ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो -1 पे क्या होगा, -1 पे x का वैल्यू -1 रखा तो भी ये 1 बनेगा, y का वैल्यू 1 होगा, और y का वैल्यू हमेशा 1 होगा।
और x का वैल्यू 1 रखा तो भी ये 1, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे 1 से छोटा, जैसे 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू, अच्छा जैसा ग्राफ इधर बना है वैसे ग्राफ इधर बना है, ये भी ध्यान रखना। तो जैसा राइट में बनेगा वैसा लेफ्ट में बनेगा, मतलब सिमेट्रिकल ग्राफ है, किसके अबाउट, y के अबाउट, ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लो अब मुझे किसी ने पूछा कि सर x की पावर 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम ऐसे सोचो कि ये मेरा टेबल, ये x है और ये x स्क्वायर है और ये x की पावर 4। जैसे x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लिया, जैसे मान लो 1/2 लिए, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होगा, और 1/2 का पावर 4 हो जाएगा 1/16। तो ऑफकोर्स ये नंबर ज्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है। तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, तो x की पावर 4 से थोड़ा नीचे से आएगा, मतलब अब मैं इसी स्केल पे अगर x की पावर 4 का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही आएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद 1 के बाद, अच्छा 1 के बाद 1 के आगे देखो, तो ये हमारा x है, ये हमारा x स्क्वायर है, और ये हमारा x की पावर 4 है। 1 के आगे देखो, मान लो 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 16 हो गया, तो बहुत ज्यादा हो, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टीप हो जाएगा यहाँ से। 1 पे तो 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे मीट किया, इसके बाद ये इसको ऐसे ऐसे करके आगे निकल जाए, आगे निकल जाए। तो जैसा ग्राफ राइट में बना है वैसा लेफ्ट में बनेगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे, यहाँ तक तो पीछे पीछे आएगा, उसके बाद एकदम से ये सीधा सीधा इसको डोमिनेट करके आगे निकलेगा। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है कैसा ग्राफ हो गया, जो जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो है x की पावर 2 का ग्राफ है, और जो हमारा ग्रीन वाला ग्राफ है, ग्रीन वाला वो ग्राफ है तुम्हारा x की पावर 4 का ग्राफ। अगर x की पावर 6 का बनाओगे तो वो और भी नीचे से आएगा, वो इसके भी नीचे से आएगा, फिर इसके बाद फिर यहाँ से और स्टीपर हो जाएगा ऐसे। तो जितना हम पावर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा कि y के दोनों साइड से क्लोज आता है, ये रेड वाला और थोड़ा स्टीपर हो जाएगा। तो ये रेड वाला किसका ग्राफ हुआ, रेड वाला हुआ x की पावर 6 का। अब ऐसे पावर बढ़ाते चले जाओ तो ऐसे बढ़ता जाएगा, एक ही स्केल पे बढ़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स की पावर 4 हो चाहे एक्स की पावर 6 हो, सबका सब ग्राफ ऐसे ही दिखाई देगा तुमको, ठीक है। तीनों ग्राफ तुमको ऐसे ही दिखाई देगा, एक ही टाइप का होगा, और हम इसको बोलेंगे पैराबोलिक टाइप, मतलब एक्स की पावर 4 को हम बोलेंगे पैराबोलिक टाइप बोलेंगे, पैराबोलिक नहीं बोलेंगे। पैराबोला इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, पैराबोला सिर्फ एक ही है, कौन, वाई। वाई, ये भी बात समझ में आना चाहिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो है सिर्फ यही पैराबोला है, दिस इज ओनली पैराबोला। बाकी y बराबर x की पावर 4 हो गया, y की पावर x की पावर 6 हो गया, y इज इक्वल टू x की पावर 6 हो गया, y इज इक्वल टू x की पावर 8 हो गया, दीज आर नॉट पैराबोला, दीज आर पैराबोलिक टाइप ग्राफ बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, लेकिन उसको पैराबोला बोलेंगे नहीं। चलो तो ऐसा ग्राफ याद कर लिया अच्छे से। डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी। देखो y में कितना कवर किया इसने, y में कवर किया इसने 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो 0 पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि 0 वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे 0 पे डाल सकते बना हुआ, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये हमारा डोमेन और रेंज। पहला केस कवर, चलो आगे बढ़ो सेकंड केस पे अंदर। दूसरा केस, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर x की पावर n था, और n का वैल्यू इस बार मैंने क्या ले लिया 2m+1, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इस बार मेरा फंक्शन कैसा दिखाई देगा, इस बार मेरा फंक्शन दिखाई देगा y बराबर एफ ऑफ एक्स, m का वैल्यू 1 रखा तो 2 1 3 हो गया, x क्यूब हो जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगा। तो ऑड पावर वाले सारे फंक्शन कवर हो, ऑड पावर वाले सारे फंक्शन कवर हो। अब इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा, तो इसका ग्राफ दिखाई देगा ऐसा, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5 हो गया, एक्स की पावर 7 हो गया, तो उसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। देखोगे तो है, तो मैं बनाता हूँ एक्स की पावर 5 का ग्राफ, एक्स की पावर 5 ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, सॉरी एक्स क्यूब ग्राफ, सॉरी बाय मिस्टेक, एक्स क्यूब ऐसा दिखाई देगा, ऐसे तो सिमेट्रिकल आएगा, ऐसे जितना इधर आएगा उतना ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ। इस बार क्या हुआ कि ये -1 हो गया और ये +1, तो मतलब अब मैं इसी स्केल पर अगर x की पावर 5 का ग्राफ अगर बनाऊंगा तो कैसा दिखाई दे, ये थोड़ा नीचे से आएगा, फिर 1 के बाद सीधा इसको
इससे ज्यादा स्टीपर हो जाएगा कि वैल्यू ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद फिर सेम लॉजिक से यहाँ भी पीछे से आएगा, फिर इसके बाद ऐसे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा ऐसे। तो ये रेड वाला ग्राफ किसका हो गया? रेड वाला ग्राफ हो गया एक्स की पावर 5। और ब्लैक वाला ग्राफ किसका है? वो है ग्राफ एक्स क्यूब। सही है, समझ में आ रहा है क्या? और फिर उसके बाद देखो एक्स की पावर 7 ग्राफ वगैरह रट्टा लगा लो। एक्स की पावर 7 ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। फिर ऐसे ये थोड़ा और पीछे से आएगा, पीछे से आएगा, आएगा 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 यहाँ से, फिर और स्टीपर हो जाएगा। तो जितना तुम पावर बढ़ाओगे उतना दोनों साइड से वाई के क्लोज जाता जाएगा। ऊपर में ऊपर वाले साइड पे भी वाई के पास पहुंचेगा। मतलब देखो देखो ध्यान से क्या हो क्या रहा है, वाई के क्लोज जा रहा है और इधर से भी वाई के क्लोज जा रहा है। ठीक है, तो जितना पावर बढ़ाओगे उतना ऐसे क्लोज जाता जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ हो गया? वो ग्राफ हो गया एक्स की पावर 7 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज भी क्या होगा? ऑल रियल। ठीक है, चलो केस 2 भी कवर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस 3 पे आ जाओ। तो केस 3 है, मेरा फंक्शन ये था y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n था। अब मैंने केस लिया n बराबर ले लिया, क्या ले लें? 1/2m ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? 1/2m। पहले पहले क्या किया? 2m न्यूमरेटर में था, अब 1/2m करेंगे। और ऑफ कोर्स मेरा m कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इस बार जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर बनेगा x की पावर 1/2 बचेगा, है ना? 1/2 हो गया। एक बार m का वैल्यू 1 रखा, एक बार 2 रखा। फिर अगला फंक्शन बनेगा y बराबर x की पावर 1/4 बनेगा। फिर y बराबर x की पावर 1/6 बनेगा। इन सब का ग्राफ कैसा दिखाई देगा? तो ऐसा दिखाई देगा। x की पावर 1/2 ग्राफ ऐसे, रूट एक्स बताया था तुमको कभी कुछ दिन पहले बताया था। उसका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स की पावर 1/2। अच्छा, एक्स की पावर 1/4 अगर आप ऐसे ही होगा, सबका सबका सिमिलर टाइप का हो, बट डिफर क्या करेगा? डिफर क्या करेगा यहाँ से? मतलब वो पहले ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, फिर वो अपने आप करके देख लेगा सबका ग्राफ, लेकिन इसी इसी शेप का आएगा। मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 हो, एक्स की पावर 1/4 एंड सो ऑन। तब तुम यहाँ से बताओ इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, सिर्फ पॉजिटिव साइड में, तो 0 से इंफिनिटी। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो रेंज भी वाई में इसने कितना कवर किया? वाई में कवर किया 0 से इंफिनिटी, तो 0 से जीरो, जीरो पे क्लोज लगे। जीरो वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, ग्राफ का पार्ट है, तो ये इसका डोमेन है रेंज। ठीक है, याद करिए इसको अच्छे से। चलो ये ग्राफ भी कवर हो गया मेरे, तो आगे बढ़ते हैं केस 4 पे आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो केस 4 पे आ गए। तो केस 4 क्या है? वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। और n का वैल्यू इस बार मैंने क्या ले लिया? 1/2m+1 ले लिया। और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरा फंक्शन क्या दिखाई देगा? y बराबर एफ ऑफ एक्स। एक बार m का वैल्यू 1 रखा, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3, ये हो जाएगा x की पावर 1/5, ये हो जाएगा x की पावर 1/7 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे के सारे ग्राफ्स कैसे दिखाई देंगे भाई? इस इन सभी फंक्शन का ग्राफ मुझे ऐसे दिखाई देगा। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ दिखाई देगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स की पावर 1/3। सब याद होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए। तब वहां पर ये सब फ्रीक्वेंटली अपने फंक्शन है, तो नहीं याद रहेगा तो उनको दिक्कत होगी। ये हो गया एक्स की पावर 1/3 ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और नीचे भी ऐसे। यस, ठीक है, परफेक्ट। दिस इज द ग्राफ ऑफ, अच्छा एक्स की पावर 1/3 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/7 हो, सबका ग्राफ ऐसे ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं। बस बाकी वही है कि स्टीपर होता जाएगा, बस वो तुमको देखना है कैसे स्टीपर हो रहा है, तो वही टेबल बना के देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन तुमको दिखाई देगा होगा, सारा सारा रियल पूरा एक्सेस कवर हो गया। और रेंज में भी क्या कवर हो गया? पूरा पूरा हमारा क्या कवर हो गया? ऑल रियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो बहुत बढ़िया।
तो ये हमारा केस 4 कवर हो गया, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर n। 4 केस कवर हो गए, अब 5वां केस। तो फंक्शन मेरा ये था y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो n का वैल्यू मैंने ले लिया इस बार -2m ले लिया, ठीक है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पहले केस में याद करो, पहला केस क्या था मेरा, पहला केस था जिसमें n बराबर 2m लिया था, पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव। अभी क्या किया मैंने, आगे एक माइनस लगा दिया, सारे केस कवर करना है मेरे को। y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर, हाँ, तो इस बार फंक्शन कैसे दिखाई देगा, फंक्शन दिखाई देगा तुमको ऐसा, एक बार m का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, एक्स की पावर -2 दिखाई देगा, एक्स की पावर -4 दिखाई देगा, एक्स की पावर -6 दिखाई देगा, एंड सो। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², 1/x की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सारे फंक्शन अगर आप मुझे देखें तो इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो y बराबर 1/x² हो चाहे 1/x की पावर 4 हो, उसका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इसी के दो ग्राफ थे, ठीक है। चलो हाँ जी, यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² हो गया, चाहे 1/x की पावर 4 हो गया, सारे के सारे फंक्शन होंगे, ये सभी के सभी जो, मतलब इनका ग्राफ ऐसा दिखाई देगा तुमको, ओके। चलो आगे हम लोग, हाँ, अब रही बात इसका डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन तुमको कैसा दिखाई देगा, डोमेन तुमको दिखाई देगा पूरा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जीरो के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब y का वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि ये y को टच करेगा ही। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या करोगे, यहाँ पे जीरो हटा दो, सही, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो रेंज हो जाएगा सीधा पॉजिटिव वैल्यू, देखो पूरा y कवर हो गया, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये x को कभी टच नहीं करेगा, तो उसका प्रोटेक्शन कभी मिलेगा नहीं। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार मेरा जीरो से, जीरो पे क्या लगाएंगे, ठीक है, समझ आएगा, ओके। चल बहुत बढ़िया, तो केस नंबर 5 पे कवर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 6 पे आगे। केस नंबर 6 क्या कहता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n मुझे दिया हुआ। इस बार मैंने क्या किया, -2m -1 ले लिया। तुम बोलोगे सर ऊपर तो 2m+1 लिया था आपने, यहाँ पे 2m+1 लिया था क्योंकि यहाँ पर 3 से स्टार्ट करना था, ठीक है, बट यहाँ पर माइनस क्यों लिया, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं इसमें ये भी कवर कर दूंगा, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो एक बार m का वैल्यू 1 रखा तो 2 × 1 2, दो में से एक या एक, तो मतलब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, उस बार y बराबर x की पावर -1, x की पावर माइनस, इसमें ये वाला केस भी कवर, और x की पावर -5 हो गया, सो तो मतलब फंक्शन कैसा दिखाई देगा, फंक्शन दिखाई देगा 1/x दिखाई देगा, 1/x³ दिखाई देगा, ये सारे ग्राफ्स कवर हो गए, ठीक है। ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा 1/x, y बराबर 1/x ग्राफ भी याद कर लिया अच्छे, तो बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं, इसीलिए ग्राफ ऐसा दिखाई देगा इसका, ये ग्राफ दिखेगा, दिस इज y एंड दिस इज x, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ से ऐसे और इसी का दूसरा ब्रांच यहाँ से ऐसे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो 11 क्लास में पढ़ा होगा ना, वही सेम कहानी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो 1/x ले लो, चाहे 1/x³ ले लो, 1/x5 ले लो, सबका सब सारे ग्राफ्स का शेप जो होगा वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में तुम देख सकते हो कि जीरो वाला पॉइंट जो है उससे कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है, तो ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, मतलब ग्राफ को यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो y को ना तो टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ना यहाँ पे टच कर रहा है, तो जीरो वाला पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या करोगे, जीरो बाहर कर दो। और रेंज में भी क्या होगा, रेंज में भी
मतलब ये वाला पार्ट जो है ये एक्स को टच नहीं करता, ये वाला पार्ट भी एक्स को टच नहीं करता, तो जीरो वाला पॉइंट प्रैक्टिकली ऑब्टेनेबल नहीं होगा। तो रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है। सबका डोमेन रेंज अच्छे से याद कर। तो चलो भाई ये भी कवर हो गया, केस नंबर 6 भी कवर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ केस नंबर 7 पे आ गए। ओके, चलो जी। तो केस नंबर 7 क्या कहता है, केस नंबर 7 कहता है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n मुझे दिया हुआ। इस बार मैंने क्या किया, पहले जैसे भाव ऊपर किया था, पर मैं हमने पहले दो केस में क्या किया, देखो पहले दो केस में 2m लिया, फिर 2m+1 लिया, तीसरे केस में 1/2m कर दिया। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, इस बार भी क्या करेंगे, पहले -2m लिया, अब क्या करोगे, -1/2m करोगे, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिविटी है। तो इस बार मेरा जो फंक्शन आएगा वो ऐसा दिखाई देगा, x का पावर -12, x का पावर -1/4। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x की पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया x की पावर 1/2, 1/x की पावर 1/4, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ सिर्फ ऐसा बनेगा, देखो मतलब 1/√x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ओके, ये ग्राफ बनता है ऐसा, सिर्फ एक ही ब्रांच आएगा, ठीक है। यस, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्या लगाओगे, ओपन, सही है। और रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। वाई में देखो ना, 0 से इन्फिनिटी, 0 वाला पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं है, तो ये पॉइंट ऑब्टेनेबल नहीं है, तो टच नहीं करेगा आप यहाँ, तो रेंज भी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, बस। चलो 7 केस हो गए, एक केस और, 8 केस फाइनली क्या करेंगे, y बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और इस बार मैंने क्या किया, 1/, पहले क्या लिया था, 2m लिया, मतलब इवन मल्टीपल लिया, अब ऑड मल्टीपल ले लेंगे, तो इस बार हम लेंगे -2m+1, ठीक है, और m बिलोंग्स टू पॉजिटिव। तो मेरा ग्राफ कैसे दिखाई देगा, x की पावर -1/3, x की पावर -1/5 एंड सो ऑन। या फिर इसको तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 1/3 ग्राफ कैसे बनता है वो हम पहले पढ़ते थे। 1/3 अगर होगा तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, पॉजिटिव अगर पावर है तो ऐसा ग्राफ। अब नेगेटिव वाले का कैसा दिखाई देगा, तो देखते हैं क्या है। ये हो गया हमारा x की पावर 1/3, 1/x की पावर 1/5 एंड सो। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ दिखाई देगा वो जस्ट लाइक सिंगल टाइप होगा, किसके, 1/x के, जो हमने पीछे बनाया हमने, y बराबर 1/x ग्राफ हमने देखा था जस्ट, ये उसी तरह से आएगा, सिंगल काइंड का आएगा बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो ऐसा दिखाई देगा, इसका ग्राफ भी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, और रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये 8 केस हमें पूरा एक एक ग्राफ याद बाई डिफॉल्ट है। अब कोई तुमसे पूछा कि एक्स की पावर में से ग्राफ कैसे होता है, तब हम वहां पे 10 मिनट सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, फटाफट से याद आ जाना चाहिए, ये सारा का सारा केस याद होना चाहिए, एक्स की पावर में से ग्राफ कैसे होगा, एक्स की पावर में ग्राफ कैसे होगा, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली अकर करेगा क्वेश्चन वगैरह। जब मैं रेंज वगैरह निकालना सिखाऊंगा तो वहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली अकर करेगा, ठीक है, सामने आ रहे, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी बोलो, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आई होप आप लोग को सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो ऐसे कर करके ये हमारे 8 केस ग्रुप हो गए, जो कि आठों केस में याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट है, देखिए, हाँ,
बाकी मैं देखो अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, अभी तक तुमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने कांस्टेंट फंक्शनल ग्राफ सीख लिया, अभी तक हमने लीनियर फंक्शनल ग्राफ सीख लिया, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक फंक्शनल ग्राफ सीख लिया, 3 हो गया हमारा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, लॉगरिथम हो चुका है मेरा ऑलरेडी, सिग्नम एक्स हो चुका है ऑलरेडी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद बचता है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो भी मैं आई थिंक हो चुका है, हाँ हाँ हो चुका है वो भी। ठीक है, ये सारा हो गया। अब अभी मैंने तुमको क्या सिखा दिया, अभी तुमको ये सिखा दिया लीनियर कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक, और ये एक्स की पावर एन ग्राफ कवर, इतने सारे ग्राफ कवर हो गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनल ग्राफ देख लो, लास्ट लास्ट से दो दो ग्राफ आएगा और वो टाइप का, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शनल ग्राफ की फटाफट से देखिए, जब इतना करवा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहला ग्राफ आएगा मेरा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बहुत ही आसान है, मतलब ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो खैर वैसे पता हो गई। साइन एक्स का ग्राफ तो सिंपल है, ये हो गया y, ये हो गया x। ठीक है, ग्राफ होता है एक्स साइन एक्स का, दिस इज y इज इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल्स टू -। ग्राफ कैसा दिखाई देगा, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, चलता रहेगा। ठीक है, और ठीक है, ये बन गया, ये 0 वाला पॉइंट होता है, ये π/2 वाला पॉइंट होगा, ये -π/2 वाला पॉइंट होगा, ये पाई वाला पॉइंट होगा, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो गया, एंड सो ऑन। ये सेम लॉजिक से ये 5π/2 हो जाएगा, सो फिर ऐसे ही ये -π हो गया। ठीक है, ये -3π/2 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही ये -2π हो गया। ठीक है, तो बस ये ग्राफ बन गया। हाँ, ठीक है, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं। डोमेन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर, फिर पूरा एक्स एक्सिस कवर कर दिया इसको, तो डोमेन विल बी ऑल रियल। रेंज क्या होगा, तो -1 से 1 के बीच में इसका रेंज हो जाएगा, मतलब डोमेन रेंज तो याद करना ही करना है, और ग्राफ भी याद होना चाहिए, उसका यूज होगा अभी चलते रेंज जब मैं करवाऊंगा, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, उसके बाद फिर पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ बिल्कुल है, मैंने एक क्लास में तुम लोगों को बताया था पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो अपना पैटर्न बार बार रिपीट करता है। तो अपना पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न। ठीक है, ये वाला पैटर्न जो है ये फिर दोबारा से यहाँ पे रिपीट करके 2π पे रिपीट कर, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड पहली बार रिपीट कब करता है, 2π पर, तो 2π इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, बाकी ग्राफ से देख सकते हो सब कुछ। चलो साइन एक्स होगा, फटाफट से आई विल कम थ्रू, एंड अगला पार्ट है, अगला ग्राफ सेकंड ग्राफ, इसी में बी पार्ट, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। चलो तो इसका ग्राफ तुमको ऐसे दिखाई देगा, जल्दी से बना, तो मैं इनवर्स भी कवर कर दूंगा, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा cos का। ठीक है, इसका ग्राफ cos x पे टच करेंगे, तो ठीक है, तो बस हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही ये 3π/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3π/2 हो गया। ठीक है, और फिर ये 2π हो गया, ऐसे ही ये -3π/2 हो गया, और ऐसे ही ये -2। ठीक है, और साथ में तुम यहाँ पे एक चीज और बहुत सारी चीज वैसे यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि साइन एक्स बराबर 0, मतलब 0 कब होगा, तो साइन एक्स बराबर 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, फिर पाई पे हो रहा है, फिर 2π पे हो रहा है, तो मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बराबर n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखा, 0 रखा, 2 रखा, सब सोल्यूशन आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तुम ग्राफ से देखो, cos x बराबर 0, वो कहाँ पे हो रहा है, तो 0 पे, सॉरी π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है, फिर 5π/2 पर होगा, फिर ऐसे ही -5π/2 -3π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 2n+1, ये सब याद कर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, वही और रियल,
रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज भी -1 से 1 के बीच। तो ये वाला लाइन जो है ये y बराबर 1, ये y बराबर -1। ठीक है, भाई को समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ओके। नाउ अगला ग्राफ मेरा 10x का ग्राफ, इसका ग्राफ देखो भाई, सब ऐसा थर्ड फंक्शन है y बराबर 10x। ठीक है, तो 10x का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे ग्राफ 10x y हो गया, x हो गया, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये लाइन से ड्रॉप करको वर्टिकल लाइन एसिम्प्टोड है बेसिकली, ये इसको टच नहीं करेगा ऐसे, सब अच्छे से करेगा। ये लाइन जो है इसको टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये लाइन ऐसे नीचे से आएगा, ऐसे चलेगा, टच नहीं करेगा। यस, फिर ऐसे ही वहां पे चलेगा, दूसरा वन जैसे आएगा ऐसे, फिर ऐसे ही वो ऐसे दूसरा करेगा। तो फाइनली ग्राफ बन गया मेरा, 0 हो गया, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, फिर ऐसे ही ये नेगेटिव है -π/2 होगा, ये -π होगा एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ हो गया 10x का। तो 10x भी सबसे पहले तो उसका रेंज, सॉरी डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये लाइन। देखो ये वाला लाइन टच नहीं कर रहा है उसको, π/2 नहीं टच कर रहा है, 3π/2 नहीं टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को निकालना पड़ेगा। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो 10x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। तो जहां जहां cos x 0 होगा वहां वहां अनडिफाइंड होता रहेगा। तो दैट्स ऑल सारे मतलब डोमेन का मतलब ही वही होता है कि x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, पूरा रियल नंबर कवर कर देगा, पूरा y को कवर कर देगा। ठीक है, अच्छा 10x बराबर 0, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन x बराबर n पाई हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 0 पे 0 है, पाई पे 0 होगा, फिर 2 पाई पे, फिर ऐसे -π एंड सो n बिलोंग्स टू ∞। ठीक है, अगेन पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल है, यस। और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, तो पीरियड हो जाएगा 2, सॉरी पाई। जैसा ग्राफ 0 पे आ रहा है, ध्यान से देखो, जैसा ग्राफ 0 पे आ रहा है वही सेम पैटर्न कहाँ पे रिपीट हुआ, पाई पे रिपीट हुआ। तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई हो। ठीक है, अच्छा कॉस का पीरियड कितना हो जाएगा, तो कॉस में तुम देख सकते हो यहाँ पे जैसा ग्राफ 0 पर है, जैसा ग्राफ 0 पर है वही ग्राफ कहाँ पे रिपीट हुआ, 2 पाई पे रिपीट हुआ। तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। साइन का कॉस का दोनों का पीरियड कितना हो जाएगा। चलो ये ग्राफ भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टैन हो गया, अब कॉट पे आऊंगा। कॉट का ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, y बराबर कॉट एक्स, इसका ग्राफ तुमको ऐसे दिखाई देगा, दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे ऐसा। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आगे चलेगा ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे ऐसे यस, ऐसे ही बात करेगा। तो ये बन गया तुम्हारा 0 हो गया, ये π/2 हो गया। ठीक है, ये फिर पाई हो गया एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर भी ये नेगेटिव -π/2 हो गया एंड -π हो गया एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ से तुम देख सकते हो कि कॉट एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, तो जहां जहां पे मतलब कॉट एक्स तुम क्या लिख सकते हो, कॉस बाई साइन। तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां ये अनडिफाइंड होता रहेगा। साइन 0 कहाँ पे था, 0 पे होता है, पाई पे होता है, तो वहां पे अनडिफाइंड नहीं है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, सही है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा तुम्हारा ऑल रियल नंबर, पूरा वाई एक्सिस कवर हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर क्या है, खत्म। और उसके बाद तुम फाइनली क्या दे सकते हो, पीरियोडिक फंक्शन है, यस बिल्कुल है, पीरियोडिक है, यस। पीरियड मुझे कितना दिया हुआ, तो पीरियड मुझे इसका फंडामेंटल पीरियड 0, जैसा ग्राफ 0 पर है, देखो ये जैसा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे वही पैटर्न फिर पाई के बाद आया, पाई के आगे, तो 0 के आगे और पाई के आगे, सीधा सीधा। तो पाई का इंटरवल के बाद चेक करो, तो पीरियड का कितना हो जाएगा, पाई हो गया। बस चलो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया। अब सेकंड पे आ गया, तो नेक्स्ट है y बराबर सेकंड एक्स। तो सेकंड एक्स के लिए क्या करो, पहले इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है। इसे ग्राफ का पैटर्न मतलब याद कैसे रखो, तो पहले तुम क्या करो कि पहले तुम cos x का ग्राफ बनाओ, मतलब इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, cos x का ग्राफ
ठीक है, तो कौन सा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। पहले मैं कौन सा ग्राफ बना, ये होता है कौन सा ग्राफ, ठीक है। तो पहले तुम क्या करो, कौन सा ग्राफ बना लो, और उसके बाद क्या करो कि जो टिप है ना, टिप, उस टिप से क्या करो, एक पैराबोलिक टाइप बनाते चलो, ऐसे, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद आप देखो, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, बस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी। ये इसको याद रखने का तरीका हुआ, कॉस का, कॉस की हेल्प से बना रहे सेकेंड का। तो सिर्फ सेकेंड में सिर्फ ये रेड वाला ग्राफ आएगा, ये ध्यान रखना इस बात। मतलब इसमें ये ब्लैक वाला ग्राफ नहीं है, मतलब मैं इसको हटा दूंगा अभी। ये तो बनाने के लिए रेफरेंस लिया है, ठीक है। बस ये ग्राफ बन गया। हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0। ये वाला पॉइंट होगा π/2। फिर ये हो जाएगा -π/2। ऑफकोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि सेकेंड एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। तो कॉस जहां जहां पे 0 होगा, वहां वहां पे तुम्हारा सेकेंड एक्स अनडिफाइंड होता रहेगा, सही है। तो इसीलिए उसको हटा दो हमसे, मतलब उस सारे पॉइंट्स को हमारे काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर यहाँ से भी ऐसे ग्राफ कर दो। तो बस बन गया ग्राफ हमारा। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो ग्राफ जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। जस्ट इसको हटा दो, इसको। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड एक्स का, ठीक है। चलो जी, इसका आप डोमेन लिख दो फटाफट से। डोमेन हो गया हमारा, डोमेन विल बी ऑल। हाँ, यहाँ पे क्या करना है तुमको, cos x जहां जहां cos 0 हो, तो cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या नहीं लेना मुझे, 2n+1 π/2 पे। तुम देख सकते हो यहाँ से π/2 पे, -π/2 पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, एसिम्प्टोट बन जा रहा है। तो वैल्यू जनरेट नहीं है ऐसी, फिर ये वाला वैल्यू पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे इधर भी नेगेटिव साइड में भी ये -π होगा, ठीक है। फिर ये -3π/2 हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। रेंज क्या होगा, तो रेंज देखो तुम ध्यान से, ये मेरा y = 1 लाइन है, और ये मेरा y = -1 लाइन है, ठीक है। ये मेरा -1 है। तो तुम क्या देख रहे हो कि y = 1 से ऊपर ऊपर ग्राफ है, y = -1 से नीचे से ग्राफ है, -1 और 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट -1 से 1। और -1 को नहीं हटा देंगे, क्योंकि -1 को ले रहा है भाई, यहाँ पर ये वैल्यू इंक्लूडेड है, -1 और +1 इंक्लूडेड है, देख सकते हो। तो ये ग्राफ बन गया तुम्हारा इसका सेकेंड टेक्स का। यस, ठीक है। उसके बाद इसमें पीरियोडिक है, हाँ बिल्कुल है। पीरियोडिक क्यों है भाई, पीरियड याद करना है सबका पीरियड। पीरियडिक क्यों है, क्योंकि जैसा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है 0 पे, वही ग्राफ कहाँ पे बन रहा है, 2π पे बन रहा है, वही सेम एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही ग्राफ आ रहा है। रिपीट कर रहा है पैटर्न अपना, बार बार रिपीट कर रहा है, वही वाला जो पैटर्न है उठ के वहां पहुंच गया। तो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका पीरियड हो जाएगा 2π, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब लास्ट एक बचता है, लास्ट बचता है y = कोसेकेंट x। तो इसको भी तुमको आइडिया लग गया होगा ग्राफ कैसे बनाना है। तुम क्या करो फटाफट से, इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या रहेगा कि पहले तुम साइन का ग्राफ बना लो। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया साइन का, ठीक है। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, ठीक है। और इसके बाद यस, तो ये हो गया 0, और ये हो गया π/2 एंड सो ऑन। अब तुम्हें करना क्या है कि उसे ग्राफ कैसा दिखाई देगा, वर्टिकल नीचे से चलेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, ऐसे ही। हाँ, तुम करना क्या है कि जो इसके टिप से यहाँ पे खींचते चले जाओ, तो ग्राफ ऐसा दिखाई देगा इसका, ऐसा। ये टच नहीं करेगा उसको, वाई को ध्यान रखना इस बात। फिर यहाँ पे भी ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही,
ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया पाई, फिर ये हो गया 3π/2, ठीक है, फिर ये हो गया 2π एंड सो ऑन। ऐसे नेगेटिव साइड में भी ये हो गया तुम्हारा -π/2, ठीक है। ये लाइन है y बराबर 1, ये लाइन है y बराबर -1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये वाला पॉइंट हो गया -π, ठीक है। तो ये हो गया -π एंड सो ऐसे करते हैं बस। तो अब हाँ, ध्यान क्या रखना है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है सिर्फ वही हमारा ग्राफ का हिस्सा है। तो आइडियली मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये तो ड्रॉ कैसे करना है ताकि मैं ग्राफ मेरा बिल्कुल करेक्ट बने, गलती ना हो, इसलिए ऐसे बढ़ाया। तो रेफरेंस है साइन का, बट ग्राफ जो होगा एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा, तो ठीक है। तो बस ग्राफ बन गया। अब चलो फटाफट से cos x का जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल क्या होता है sin x, या sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है cos x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin x। तो sin x जहां जहां 0 होगा वहां वहां दिक्कत होगी इसको। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, सही है। और रेंज अगेन वही होगा, देखो तुम ध्यान से, -1 के नीचे है, +1 के ऊपर है। तो अगेन यहाँ पर भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, सही है। पीरियोडिक होगा, हाँ बिल्कुल होगा, पीरियोडिक है, और पीरियोडिक होना भी चाहिए क्योंकि sin x अगर पीरियोडिक है तो 1/sin x भी पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड कितना हो जाएगा, उसका पीरियड हो जाएगा 2π, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ्स यू आर सपोज्ड टू कीप इन। हाँ, तो अब आपको, अब मेरे हिसाब से आई थिंक सारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनवर्स फंक्शन अब रहता है, ठीक है। तो इनवर्स जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, तो वो ग्राफ एक बार कंप्लीट कर देंगे तो हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राफ अगर कंप्लीट हो गया तो हमारा सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक ग्राफ और याद कर दो फिर छोटा सा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कुछ हम लोग क्या करेंगे कि मैं इनवर्स वाला ग्राफ भी बता दूंगा, अभी तो टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। अभी फिलहाल के लिए एक ग्राफ और याद करो जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन पूरे IIT जेईई मैथ्स में। तो ये वाला ग्राफ, हाँ, एक फंक्शन y बराबर f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x का ग्राफ, ठीक है। इसको याद करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका ग्राफ भी याद करते हैं। तो इसका ग्राफ होता है ऐसे, ऐसा कुछ। तो ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है। इसका ग्राफ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन, और इसका जो ग्राफ दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से ऐसे आएगा, टच नहीं करेगा उसको, फिर यहाँ से भी ऐसे टच नहीं करेगा इसको, और भी कुछ सिमेट्रिकली ऐसे आएगा, इसको भी टच नहीं। यस, ये वैल्यू होता है +1, और इस टिक पे आएगा -1, और ये वैल्यू होगा +2, और ये वैल्यू होगा -2। अब ये ग्राफ भी याद करो, अच्छे से याद करो, क्योंकि ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन पूरे IIT जेईई मैथ्स में, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं दे सकते क्योंकि ये जो 0 वाला पॉइंट है करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ पे वैल्यू नहीं आ रहा, इसलिए पूरा 0 से इन्फिनिटी कवर करके दे दिया, इसलिए -∞ से 0 कवर करके दे दिया। लेकिन 0 वाले पॉइंट पे वैल्यू ऑब्टेनेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्राफ y को टच नहीं कर, तो उसका प्रोटेक्शन आइडियली आएगा नहीं, ठीक है। चलो, और रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा कि देखो -∞ से -2 तक है, फिर 2 से इन्फिनिटी है, बीच में -2 से 2 वाला पार्ट छूट गया हुआ है। तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से 2। इसको याद करिए अच्छे से, इस ग्राफ को याद करिए, ठीक है। तो हमारा सारा ग्राफ कवर हो गया ऑलमोस्ट। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको कवर करवा के दे दूंगा इनवर्स ग्राफ। तो जब इनवर्स मेरा ग्राफ कवर हो जाएगा तो उसके बाद जाकर के फिर हम अगर तुमने ये सारे ग्राफ वगैरह याद कर लिया तो बहुत कंफर्टेबल फील करोगे रेंज निकालने में, डोमेन निकालने में, फिर ऑन टू इन टू फंक्शन पहचानने में, 1/1 कब होगा, वो सब सारा हैक मिल जाएगा, बहुत ज्यादा हैक, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा है कि सर अब देखो समझना कितना आसान है, मतलब अगर ग्राफ मुझे आता है अच्छे से तो मैं तुमको एग्जांपल देके बता सकता हूँ। जैसे मेरे से कोई पूछा है कि सर ये फंक्शन 1/1 है कि मैनी 1, तो 1/1 वो फंक्शन होता है अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, समझ जाओ कि मतलब सॉरी मैनी 1 है, इसका मतलब कि ऑफ कोर्स ये फंक्शन कैसा होगा मैनी। मैं एक लाइन में आंसर बता सकता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है क्या।
तो इसका मतलब कि मुझे ग्राफ अगर अच्छे से आता है तो मैं बहुत आराम से मतलब टैकल कर सकता हूँ कितने मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने बोला कि ये सारा ग्राफ अगर अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो यू आर सपोज टू मेमोराइज दीज ऑल ग्राफ्स। ठीक है, अच्छे से याद करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स वाला कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, बाकी No, sir. थैंक यू।